हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की, इसमें जो आज हमारा अगला टॉपिक है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अगला टॉपिक है हमारा संज्ञा यानी नाउन, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे। संख्या क्या क्या होती है, संख्या के कितने भेद होते हैं, तो वो चीज़ हम लोग समझते हैं। देखिए, संज्ञा समझने से पहले हम लोग समझते हैं शब्द और पद क्या होते हैं। तो शब्द उसे कहते हैं, देखिए जब कोई भी वर्ण होता है ना, कोई भी वर्ण या शब्द स्वतंत्र रूप से जब प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है, ठीक है, वाक्य से अलग होता है, वाक्य के बाहर होता है, तब इसको हम लोग शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जब कोई भी शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, तब इसे हम लोग एक कंप्लीट जो पद होता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। शब्द की बात करें तो शब्द कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द होता है विकारी, ठीक है, एक शब्द होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। तो शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। अब देखिए, विकारी अविकारी भी देखिए, विकारी अगर हम विकारी के आधार पर बोलें तो ये चार प्रकार के, जैसे काल, वचन, कारक, लिंग के आधार पर शब्दों में परिवर्तन होता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्द के आधार पर शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर अविकारी की बात करें तो इसके थ्रू, मतलब इसके आधार पर शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। विकारी के आधार पर बात करें तो काल, वचन, कारक, लिंग, इनके आधार पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पदों के भेद। पदों के भेद क्या क्या होते हैं, तो देखिए पदों के 5 भेद होते हैं। पदों के क्या क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिसमें हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं और अव्यय पढ़ते हैं। संज्ञा की बात करें तो देखिए शुभम, शिल्पी। सर्वनाम की बात करें तो मैं, आप, तुम। क्रिया बोले तो आया, गया, खाया, पिया, ठीक है। विशेषण की बात करें तो छोटा, बड़ा, मोटा, काला, गोरा। अव्यय की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, ये हमारा बेसिक था अभी। तो पदों के भेद हमने पढ़ लिए, और शब्द मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। अब देखिए, काल, वचन, कारक, लिंग के आधार पर विकारी शब्दों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन काल, वचन, लिंग, कारक के आधार पर अविकारी शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकते अविकारी। अब देखिए, जो अविकारी होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और ये अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, जिनके अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण की बात करें तो जैसे भीतर, बाहर, आगे, पीछे, संबंध बोधक है। समुच्चय में और, इसलिए। विस्मयादि बोधक वाह, आह, अरे, तो ये सारी चीज़ें आती है। अब हम लोग बात करते हैं संज्ञा की। पहले हम लोग समझते हैं संज्ञा होता क्या है, ठीक है। संज्ञा होता क्या है, तो देखिए जो संज्ञा है, संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। इसका अर्थ क्या होता है, सम का मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला। तो सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान करना। क्या करना, पहचान करना। अब पहचान कैसे करेंगे, तो इसके भेद होते हैं। जैसे देखिए, किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे देहरादून, कुर्सी, टेबल, मिठास, ये सारे क्या हैं, संज्ञा हैं। जिसमें हम लोग जैसे कुर्सी बात करें तो ये वस्तु का नाम है, देहरादून बात करें तो किसी स्थान का नाम है, मिठास बात करें तो ये कैसे है, भाव है, ठीक है। और जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली, ये क्या है, प्राणी है। तो इस तरीके से हम लोग संज्ञा को देखते हैं। अब देखिए, व्युत्पत्ति या रचना या जाति की दृष्टि से देखें तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग शब्दों को समझते हैं। देखिए, शब्दों को समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं विकारी शब्द, ठीक है ना। अब देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्दों के अंतर्गत ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक संज्ञा को, ठीक है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं,
ठीक है, जो क्या कराती है, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराती है। आदि का नाम ही हम लोग क्या कहते हैं, उसकी संज्ञा कही जाती है। जैसे श्री कृष्ण, ये कोई प्राणी है। श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। एक ये पूरा वाक्य है। तो इस वाक्य में जो श्री कृष्ण जी हैं ये कोई प्राणी है, रणभूमि कोई स्थान है, अर्जुन भी प्राणी है, गीता एक वस्तु है, और उपदेश देना क्या होता है, एक भाववाचक संज्ञा होती है, यानी भाव होता है। अब देखिए संज्ञा के प्रकार मैंने बताए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जैसे रूढ़ में बात करें तो कृष्ण, यमुना, ये किसी मतलब प्राणी के नाम है या फिर किसी का नाम है, तो ये रूढ़ में आएंगे। योग रूढ़ में जैसे पनघट, पाठशाला, ठीक है। और योग रूढ़ में जलज, यानी जल में उत्पन्न वस्तु। जलज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। तो ये आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। अब देखिए मेन रूप से जो अर्थ के आधार पर जो 5 प्रकार की संज्ञा होती है, इन्हीं को हम लोग मेन पढ़ते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए संज्ञा जो है ये यथार्थवाचक और भाववाचक होती है। यथार्थवाचक में वास्तविक मूर्त रूप दिखने वाले वस्तु या दृश्य होते हैं। अब देखिए जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक ये और समूहवाचक, ये हमें क्या है, यथार्थवाचक है, यानी हमें ये दिखते हैं। भाववाचक संज्ञा कैसी है, अवास्तविक है, अदृश्य है, अमूर्त है। अब किसी की भावना, अब मेरे दिल में कुछ चीज़ें हैं, मैं जो मेरा भाव है वो किसी को दिखेगा नहीं, वो दिख नहीं सकता, ठीक है ना। वो भावना को हम लोग प्रकट कर सकते हैं, एक दूसरे को फील करा सकते हैं, बट वो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग भाववाचक संज्ञा को क्या कहते हैं, अदृश्य, अमूर्त, वास्तविक में भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक में जितने भी बाकी हैं जैसे व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह, ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे यथार्थवाचक में। अब हम लोग जो पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम लोग बात करें तो इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, ठीक है, राधा, श्याम, इलाहाबाद, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि श्याम क्या है, राम, गंगा, पटना, ये एक ही चीज़ है ना। अब गंगा बोलेंगे तो 10 गंगा तो होगी नहीं, ये एक ही गंगा है। अब ये नदी की बात हो रही है। वैसे जैसे लड़की है ना, लड़की तो गंगा है, गंगा लड़की का नाम भी होता है, लड़के का नाम भी होता है। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिक हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं, पटना शहर की बात करें तो ऐसे 1000 नहीं होंगे, ये एक होगा स्पेसिफिक, यानी व्यक्तिवाचक। ये कोई वस्तु, स्थान का बोध करा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके बाद अगला आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध कराती है। अब एक ही प्रकार के हैं लेकिन पूरी जाति है, उनमें बहुत सारे हैं, एक ही टाइप के बहुत सारे हैं, ठीक है। यह संज्ञा किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे लड़का, अब लड़का तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन होते कितने, बहुत सारे होते हैं, एक जैसे ही बहुत सारे होते हैं। तो ये लड़का पूरी जाति को दिखाता है। और लड़की बात करें तो लड़की भी क्या है, पूरी जाति है। पशु में गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी सब आ जाएंगे, तो ये सारे क्या हैं, पशु हैं। नदी, अब नदी बोलें तो गंगा नदी, काली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, शारदा नदी, बहुत सारी ऐसी नदियाँ आ जाएंगी। तो नदी, पर्वत, लड़की, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक, यानी ये पूरी जाति को दिखाता है। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है उस सामग्री का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। जैसे ठोस, द्रव, गैसी, ये तीनों पदार्थ इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। जैसे सोना, सोने से कोई चीज़ बनी है, चांदी, तांबा, पीतल, तेल, घी, पानी, दही, धुआं, ऑक्सीजन, इन सारी ये सारे जो वस्तुएं हैं, इनसे कोई ना कोई वस्तु या कोई ना कोई चीज़ें बनी होती है। तो ये हमारा द्रव्यवाचक होता है। अब देखिए ठोस पदार्थ होते हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल। द्रव में आते हैं तेल, घी, पानी, दही। गैसी में आते हैं धुआं, ऑक्सीजन। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्य के अंतर्गत आते हैं।
फिर देखिए समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचन न होकर पूरे समूह या समुदाय के वाचक होते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर पूरे समूह का बोध कराती है तो उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, परिवार, सेना, कर्मचारी, सभा, पुलिस, संसद, ये सब क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। क्योंकि वर्ग की बात करते, जैसे टीम की बात करते हैं, अब टीम में तो एक आदमी होता नहीं है, एक व्यक्ति होता नहीं है, इसमें तो टीम में बहुत सारे होंगे। जैसे क्रिकेट टीम की बात करें तो 11 खिलाड़ी होंगे, तो 11 लोगों की एक टीम होती है, तो इसमें 11 लोग हैं। अब एक सिंगल आदमी से कोई टीम नहीं बन सकती ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। फिर देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा जो होती है ये शब्द के बदलने के लिए, जैसे आ, त्व, वन, अन, ई, ता, हट का प्रयोग इसमें होता है। जैसे गुरु, गुरुत्व, बंधु, बंधुत्व, पशु, पशुता, मनुष्य, मनुष्यता, लड़का, लड़कापन, बूढ़ा, बूढ़ापा, बाप, बपौती, इस तरीके से। अब देखिए जातिवाचक जो संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा से ही हमारा भाववाचक संज्ञा बनता है। अब गुरु की बात करें तो गुरु क्या है? एक जाति को दिखा रहा है। गुरु अब हर आदमी के अलग अलग गुरु हो सकते हैं, तो बहुत सारे गुरु होंगे इस पूरे दुनिया में ना। तो गुरु से क्या बन गया? गुरुत्व बन गया। अब गुरुत्व क्या है? गुरु की जो भावना है ना वो है गुरुत्व, तो ये क्या बन गई? फिर गुरु से गुरुत्व बना, यानी भाववाचक। जैसे पशु है, पशु से पशुता, मनुष्य, मनुष्यता के, मनुष्य से क्या बना? मनुष्यता, यानी कोई भी मनुष्य है उसके अंदर क्या होती है? ह्यूमैनिटी होती है, यानी मनुष्यता होती है। तो मनुष्यता क्या हो गई? किसी जातिवाचक जो जातिवाचक संज्ञा थी उसकी भावना को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष एवं भावों का बोध कराने वाले शब्द निहित होते हैं। जैसे वीरता, पुरुषत्व, लालिमा, मिठास, यौवन, ठीक है, क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, लालिमा, सुंदरता, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति के भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? भाववाचक संज्ञा था। ठीक है, अब तो हमने ये 5 के 5 संज्ञा पढ़ दी। अब देखिए इसमें जैसे निज, एक शब्द आता है निज, तो निज क्या है? सर्वनाम है, तो निज से क्या बनता है? निजता बनता है, यानी ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जैसे कोई है गरीब, गरीब क्या है? विशेषण है, मतलब विशेषता बता रहे हैं ना, गरीब है, तो गरीब से क्या बनेगा? गरीबी, यानी ये भाववाचक संज्ञा बन गई। तो ये उसकी फीलिंग है, गरीबी उसकी फीलिंग है, गरीब वो क्या है? आदमी है, यानी विशेषण है। वैसे ही होता है प्यासा, प्यासा, प्यासा क्या होता है? एक कोई व्यक्ति है प्यासा है, ठीक है, ये विशेषण है, तो इससे क्या बना? प्यास। प्यास दिखती है क्या? प्यास नहीं दिखता। प्यासा आदमी दिखेगा, प्यासा कुत्ता दिखेगा, प्यासा बिल्ली दिख सकती है, जो दिखता है ना वो विशेषण है, लेकिन जो नहीं दिखेगा वो उसकी भावना है। प्यास तो हमें दिखेगी नहीं, मुझे प्यास लगी है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये प्यास क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। प्यासा क्या है? विशेषण है। अब अगला जो हमारा है ये है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। सर्वनाम की हम लोग बात करें तो सब नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञाओं के बदले जितने भी अन्य नाम आएंगे उनके बदले, तो वो सारे क्या हैं? सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप। जैसे मैं, अब मेरा नाम जो होगा मैं अपने लिए मैं यूज करूँगा। जैसे तुम, तुम्हारा नाम जैसे विकास है, विकास, विकास भाई तुम कहाँ जा रहे हो, या ऐसे बोलूँगा विकास कहाँ जा रहे हो। तो ये विकास क्या है? क्या था यहाँ पे? विकास क्या था? विकास था संज्ञा। ठीक है, किसी का नाम था ना विकास, तो विकास कोई संज्ञा थी। अब मैं विकास की जगह बोलूँगा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये तुम मैंने क्या बोला? विकास के लिए तो बोला ना तुम कहाँ जा रहे हो, विकास को बोल रहा हूँ मैं तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैंने नाम नहीं बोला, तो तुम क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर्वनाम, क्योंकि मैंने विकास की जगह तुम यूज करा। वैसे ही हम, तो हम सभी का नाम लेके अगर मैं बोलूँ तो वो संज्ञा है। अगर मैं बोल दूँ हम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। वे लोगों की बात करो। आप, तो आप, तुम, आप एक ही चीज़ होता है। तो ये क्या है? संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जिन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम बनता कैसे है? सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, तो सबका नाम, जो सब लोगों का नाम ही सर्वनाम कहलाता है। अब हम लोग बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये किसके आधार पर है? रूप के आधार पर। रूप के आधार
आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। अब जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर से रिपीट करता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये इसके भेद होते हैं सर्वनाम के। चलिए अब सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 2 आधार पर हम लोग इनको बांटते हैं। देखिए, एक तो हमने पढ़ा रूप के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद थे। दूसरा क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर मौलिक और यौगिक। मौलिकों को हम लोग 11 भागों में बांटते हैं। यौगिक क्या होता है? मौलिक सर्वनाम से जिनकी रचना होती है उन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं। मौलिक 11 होते हैं, जैसे मैं, तू, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, आप। तो ये सब क्या है? मौलिक सर्वनाम है, जो मूल हैं। ठीक है, मौलिक जो है ये मूल रूप से होते हैं। अब इनमें जैसे मैंने, मुझको, उसको, तुझको, ये सब क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे, जो मौलिक से ही बनते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करें रूप के आधार पर जो सर्वनाम के 6 भेद मैंने बताए, तो इसमें पहला आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की हम लोग बात करें तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन के पहले तो हम लोग बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? 3 भेद। एक को हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष, दूसरे को बोलते हैं मध्यम पुरुष, तीसरे को बोलते हैं अन्य पुरुष। अब देखिए, जैसे उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है बोलने वाला या कहने वाला, वक्ता जिसको बोला जाता है। उत्तम पुरुष वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है, जो बोलता है या कहता है, इसी को हम लोग प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा होता है सुनने वाला यानी श्रोता, श्रोता के लिए हम लोग यूज करते हैं मध्यम पुरुष। श्रोता जो होता है, जो सुनता है, इसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। जिसके लिए बात कही जा रही है, जिसके लिए बात कही जा रही है, या तीसरे पुरुष मतलब जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उनको अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष भी कहते हैं। अब प्रथम पुरुष की बात करें, प्रथम पुरुष में हम लोग क्या क्या बोलते हैं? जैसे मैं, बोलने वाला कौन है? मैं हो सकता है, हम हो सकते हैं, मैंने हो सकता है, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। तो ये क्या होंगे? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तू, तुम, तुमने, तुझे, तुमको, आपने, आपको। यानी मैं श्रोता की बात करो, जो सुन रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर लास्ट में हमारा जो आता है तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह, वह, ये, वे, इन, उन, उनको, उन्हें, इससे, ये सब क्या होंगे? उत्तम पुरुष यानी जो तृतीय पुरुष होगा। ये था हमारा पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हम लोग बात करें तो देखिए, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निकट या जो दूर की जो व्यक्तियां हैं या व्यक्ति हैं या वस्तुएं हैं, तो इनका निश्चयात्मक जब संकेत होता है जिन शब्दों से, ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो यह, वह, ये, वे। ठीक है, ये क्या है? दूरवर्ती है ना, दूर हैं, तो ये क्या होंगे? बहुवचन है। ये सारे दूरवर्ती तो हैं ही, साथ में ये बहुवचन भी हैं। अब इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, यह, तो यह क्या है? मेरी पुस्तक है। वह उनकी मेज है। यह मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है। वे तुम्हारे आदमी हैं। तो ये क्या है? सारे एक वचन और निकटवर्ती एक वचन है, यह, वह। और जो ये, वे होते हैं, ये क्या होते हैं? दूरवर्ती होते हैं। मतलब ये जब मैं पास की बात कर रहा हूँ ना, यह, वह, ये मेरी किताब है, तो ये फिक्स्ड है। ठीक है ना, फिक्स्ड है ना कि ये मेरी किताब है। मैंने बोला ये मेरी किताब, तो फिक्स्ड है, उसमें कोई भी आशंका की बात नहीं है। तो ये निकटवर्ती हैं तो एक वचन है। और ये, वे, ये लोग, वो लोग, तो ये क्या है? वो फिक्स नहीं है कौन लोगों की बात कर रहा हूँ। और ये दूर भी है, वो किसकी किताब है? वो मैं बोलूँगा वो नदी के पार कौन है, तो दूर की बात कर रहे हैं। जो फिक्स नहीं होता कौन कौन है, क्या है, तो ये बहुवचन में आते हैं। ठीक है, ये बहुवचन में आते हैं। और यह, वह, ये एक वचन में आते हैं और निकटवर्ती। इसके बाद देखिए,
हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, आप, तू, यह, वह, सो, को, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो जो फैक्ट होते हैं तो मैं इनको ऐसे लिख लेता हूँ। इसके बाद जो थर्ड टाइप हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे हमें कोई भी चीज़ फिक्स पता नहीं चल रही है, जहाँ पर ना हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए जैसे कोई कुछ, उसने कुछ नहीं लिया। कोई आ गया तो क्या करोगे, तो इसमें फिक्स है क्या, उसने कुछ नहीं लिया। तो कुछ नहीं लिया का मतलब क्या नहीं लिया, कुछ भी तो नहीं लिया। अब उस कुछ में क्या क्या चीज़ें हो सकती थी जो उसने नहीं लिया। अब दूसरा है कोई आ गया तो क्या करोगे। अब कोई आएगा, अब कौन आएगा वो नहीं पता। ठीक है, अब देखिए अगला है कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ जैसे जो शब्द समूह होते हैं ये भी क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, ये सब क्या होते हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इस तरीके के सारे आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग देखें संबंधवाचक सर्वनाम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, संबंधवाचक को रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के संबंध स्थापित किए जाएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी दूसरी बात का संबंध बताने हेतु जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जैसे जो, सो, तो इससे क्या होता है, किसी दूसरे के रिलेशन का पता चलता है। किसी को हम लोग क्या कहते हैं ना, संबंध को स्थापित करते हैं। जैसे जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो इसमें एक वर्ड को, जैसे जो आया है वो जाएगा, तो यहाँ पर जो वो या सो लगा रखा है ये क्या है, सर्वनाम है जो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्योंकि जो आया है सो जाएगा यह ध्रुव सत्य है, तो ये दो बातों को एक साथ रिलेट कर रहा है, दो बातों एक साथ क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वनाम होता है कौन सा, संबंधवाचक। फिर है जो करेगा वह भरेगा, तो यहाँ पर जो करेगा वह भरेगा, यहाँ पर दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है वह। ठीक है, तो यह वह क्या है, संज्ञा है। और जो यहाँ पर जो आया है, जो का मतलब है सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, जो कर रहा है, यानी जो करेगा वह भरेगा, ये सर्वनाम है। इसके बाद जो 5th नंबर का है हमारा, इसको हम लोग जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंग्लिश में इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब भी हम प्रश्न कर रहे होते हैं तो प्रश्न करने के लिए जब भी जो भी सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे कौन, क्या। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा होता है। क्वेश्चन करने के लिए यानी प्रश्न करने के लिए जब भी सर्वनाम यूज होगा उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, तो ये पर प्रश्न पूछेगा, क्या। ठीक है, तो जैसे कौन आया था, तो ये क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वह क्या कर रहा था, तो ये भी प्रश्नवाचक है। दूध में क्या गिर गया, तो ये फिक्स्ड नहीं होता ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे से, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। फिर देखिए निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी प्रथम, मध्यम और तृतीय में निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये ऐसा सर्वनाम होता है जो स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी खुद के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो वक्ता होता है, वक्ता जब भी स्वयं के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द आएंगे इन्हें हम लोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे तुम अपने आप खा लेना, तो ये तुम अपने आप खा लेना, तो ये जो वक्ता है खुद के लिए यूज कर रहा है। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों के कहने वाले को स्वयं का या खुद का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और ये जो तुम यहाँ पर आया ये किसके अंतर्गत आया, मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत। अब देखिए जैसे मम्मी आप सो जाओ, तो यहाँ पर जो आप है ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो आप यहाँ पर
मैं खाना अपने आप खा लूँगा, मैं खाना अपने आप खा लूँगा। तो अपने आप ये खुद के लिए बोल रहा है, यानी ये निजवाचक है, ठीक है। इसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन पुरुषवाचक एंड निजवाचक। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए इसमें हम लोग बात करें तो देखिए आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पुरुषवाचक के लिए एक वाक्य लेते हैं, जैसे आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? तो इसमें जो आप है ये मध्यम पुरुष आता है। वैसे ही मैं अपने आप चले जाऊँगी, तो यहाँ पर आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात करें ना, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, निजवाचक में क्या होता है, मैं अपने आप चली जाऊँगी, तो वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है आप। तो मैं अपने आप चले जाऊँगी का मतलब मैं खुद चले जाऊँगी, तो ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे शिवानी हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है। आप बड़ी संवेदनशील हो, तो यहाँ पर आप भी कहाँ यूज हुआ है? अन्य पुरुष के लिए। आप वह अपने आप ही पढ़ लेगी, यानी वह आप ही पढ़ लेगी, ये अन्य पुरुष है और खुद के लिए यूज हो रहा है। तुम इसे आप ही करो, अपने आप ही करो मतलब खुद करो, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।